from the English literature textbook, First Flight, class 10th, Glimpses of India. इंडिया की झलक। और इंडिया की झलक कैसे मिल सकती है? जब हम इंडिया से रिलेटेड कोई इमेज, कोई एक्टिविटी या कोई इंडियन कल्चर, लाइफ स्टाइल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स, खोर्ग लोकेश एब्रोल एंड टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता। हम सुबह उठते हैं फ्रेश होने के बाद, टूथब्रश वगैरह करने के बाद, दांत साफ़ करने के बाद। अब मुझे उम्मीद है कि आप इतने गंदे तो नहीं होंगे कि दांत भी साफ़ नहीं करते होंगे, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप नहाते धोते भी होंगे, उसके बाद ही कहीं आप चाय और कॉफ़ी पीते होंगे। तो चाय है, कॉफ़ी है, इसमें हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम टी के असम के बारे में, टी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम गोवा की जो बेकरी है, वहाँ की जो ब्रेड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों हमारे नाश्ते के आइटम हैं। चाय और कॉफ़ी तो कभी भी पीते हैं हम लोग, और सोशल कनेक्ट और सोशल बिहेवियर और सोशल कल्चर का एक हिस्सा भी बन चुका है। अगर आपने चाय नहीं पिलाई किसी को, आपने चाहे जितना उसको नाश्ता कराया, जितनी सेवा की, तो ये होगा यार पहुँचे वहाँ पर चाय तक नहीं पूछी। द वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिग सोशल बेनिफिट। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स। बिफोर यू रीड, discuss in class what images of people and places come to your mind when you think of your country। तो जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, मीन्स इंडिया, तो आपके मन में, आपके माइंड में क्या विजुअलाइजेशन होता है? किस तरह के लोग नज़र आते हैं, किस तरह की जगह नज़र आती हैं? मीन्स व्हाट अपीयर्स इन योर माइंड। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। आप भारत की किन जगहों पर रहे हैं या कहाँ कहाँ गए हैं? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता सकते हैं? मीन्स कि जो फॉरेनर्स या बाहर से आकर लोग विजिट करते हैं प्लेसेस को देखने के लिए, तो वो टूरिस्ट हो गए, और वो जगह डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जैसे आगरा है तो ताजमहल के लिए लोग आते हैं, बनारस है तो गंगा नदी, उसके घाट और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखने के लिए आते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, अंग्रेज हो गए, हॉलैंड के लोग डच हो गए, फ्रांस के लोग फ्रेंच हो गए, और पुर्तगाल के पोर्तुगीज़, हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। तो जब हम कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो निश्चित है हम टाइम में बीते हुए जाते हैं और देखते हैं किसने क्या योगदान दिया, गुड और बैड। तो हम 1947 में जब आज़ाद हुए तो उसके पहले हमारे अंग्रेज़ों का ही शासन था, और कुछ एरियाज़ में फ्रेंच एंड डच और पुर्तगीज़ भी रूल करते थे। तो इसलिए इन्होंने अपने टाइम में कंट्रीब्यूट किया। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस। तो कहाँ पे फ्रेंच का प्रभाव, कहाँ पर पुर्तगीज़ का प्रभाव। तो देखिए, फ्रेंच के लिए तो आप पौंडीचेरी ले लीजिए, और पुर्तगीज़ के लिए आप गोवा ले सकते हैं, क्योंकि हम गोवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और पुर्तगाली कब आए थे इंडिया में? दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। और 1498 डेट आपको याद होगी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वास्को ड गामा ने एक सी रूट ढूंढा था यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, वेस्टर्न यूरोप को इंडिया से, और वो अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ से होते हुए इंडिया की तरफ जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगीज़ से कनेक्ट हमारा 1498 में बना। हालांकि जो उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट शुरू किए वो 1510 में शुरू किए, जब वहाँ का फेमस गवर्नर जनरल अल्फांसो अल्बुकर्क ने वहाँ के जो रूलर्स थे उनको हराया। और 1947 में आज़ाद होने के बाद भी जो फ्रेंच टेरिटरीज थी उन्हें तो सरेंडर कर दिया गया, लेकिन गोवा सरेंडर नहीं हो रहा था। तो 1961 में 19 दिसंबर की डेट एसोसिएट की जाती है, तब जाके गोवा को आज़ाद कराया गया, भारतीय आर्मी को भेजा गया था। वन है, जबकि हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में ही। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। ओ, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, आप क्लास 10th में है। तो टी के लिए हम असम को ले सकते हैं, हालांकि वेस्ट बंगाल भी है। कॉफ़ी के लिए हम कर्नाटक को ले सकते हैं, हालांकि और भी हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, लेकिन असम द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर एंड कर्नाटका द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। सो लेट्स प्रोसीड। अ बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स जो ब्रेड बनाने का काम करते थे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड व्यक्ति बेकर कहलाएंगे। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रे ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। गोवा के विलेज को गोवन विलेज कहा गया है। पेन पोर्ट्रे, आप किसी इमेज को बनाते हैं तो लोग उसे अपनी आंखों से देखते हैं, उसका विजुअलाइजेशन होता है। लेकिन अब किसी का चित्रण, किसी का डिस्क्रिप्शन अगर आप वर्ड्स के माध्यम से पेश करते हैं, जो अच्छा था, उसके लंबे लंबे बाल थे, आज के 500 साल पहले उसका जन्म हुआ था, गोरे रंग का चेहरा था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, तो ये सब क्या है? इमेज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वर्ड से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वर्ड्स के माध्यम से हमारे मन में अपनी इमेज स्वयं तैयार होगी, स्वयं बनेगी। तो एक पेन पोर्ट्रे हो गया,
जैसे यहाँ पर बेकर का पेन पोर्ट्रे ही दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, मीन्स की सदियों से चली आ रही जो रीति रिवाज है उनको पालन करने का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल है हम लोग। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, यहाँ पे बेकर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि बेकरी का काम करने वाले पेशे से मतलब है। तो हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, और आज भी जो गोवा के जो विलेजेस है वहाँ की सोसाइटी में बेकर का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज। पहले तो हम मीनिंग्स ले लें भाई। एल्डर्स हो गए जो हमसे बड़े लोग हैं हमारे परिवार में या हमारे आसपास पड़ोस जो भी हों। और ऑफन हर्ड अक्सर सुना जाता है। रेमिनिसिंग देखिए जो आपको याद दिलाए किसी बीती हुई चीज़ की, किसी बीती हुए पल की, दैट इज़ रेमिनिशिंग। नॉस्टैल्जिकली, हाँ ये वर्ड ज़रूर इंपॉर्टेंट है। जब आप पुरानी यादों में खो जाते हैं, मान लीजिए अगर आपकी एज, आज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप 50 ईयर्स की एज में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं और कभी आपको लौटने का मौका मिलता है उस जगह जहाँ आपने क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 पढ़ी थी, तो आपको क्या फील होगा? यू विल फील नॉस्टैल्जिक। तो इस तरह की फीलिंग्स जो आपको आपके पुराने दिनों से कनेक्ट करती हैं और आप पल भर के लिए खो जाते हैं उन यादों में कि क्या वो दिन थे। यहाँ पर हम जनरली हैप्पी मोमेंट्स को हम यहाँ पे रखते हैं, रिमिनिसिंग ऑफ ओल्ड पास्ट हैप्पी डेज, ओल्ड पास्ट मेमोरीज जो शायद आज भी आपको भूली ना हो। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, तो पुर्तगालियों के शासन के दौर की बातें हैं, अच्छे दिन थे, पुराने दिन थे। द पुर्तगीज एंड द फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, लॉफ्स ऑफ ब्रेड, LOAF, लॉफ, एंड उसका प्लूरल है लॉफ्स ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के पीसेस, क्योंकि ब्रेड का प्लूरल तो होता नहीं है, आई ईट ब्रेड्स तो आप कह नहीं सकते हो, हाँ लॉफ्स ऑफ ब्रेड आप कह सकते हो। दोज ईटर्स ऑफ लॉफ्स माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना या हमारे टाइम में ना हो, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले लोग आज भी हैं। तो देखिए उन ब्रेड्स को जो खाया करते थे खूब एक समय ओल्ड डेज में, वो शायद अब नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे? गोवा में। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स, लेकिन आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, एंड दोज हु बेक द लॉफ्स, और जो ब्रेड को तैयार करते हैं। देखिए ब्रेड के कई शेप होते हैं, गोल भी होती है, जो बैंगल शेप होती हैं, बीच में खाली रहता है, तरह तरह की ब्रेड्स बनाई जाती हैं। और जो हम ब्रेड खाते हैं नॉर्मली वो गोल टाइप में होती है, ऊपर इस टाइप की फूली फूली। तो इस तरह से मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि किस प्रकार से हम डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्रेड बनाने के उनको कैसे मिक्स करते हैं। घर में आटा साना जाता है तो आपने देखा होगा पानी और वाटर का मिक्सचर एक तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, रोटी नहीं पक पाएगी। मोल्डर्स भी होते हैं, एंड दोज हु मेक द बक, और जो बेकर्स होते हैं वो लॉफ्स को तैयार करते हैं, उसको सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, देखिए टाइम टेस्टेड का मतलब हो गया कि समय के साथ जो खराब ना हुए हों, समय की मार को झेलते हुए भी आज भी जिंदा हों, दैट इज़ कॉल्ड टाइम टेस्टेड। आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरेबल। फर्नेसेस, देखिए भट्ठी होती है, अब घर में तो आपकी गैस जलती है, उससे खाना वाना पकता है, लेकिन गैस ना होती तो भट्टियों का इस्तेमाल होता। द फायर इन द फर्नेसेस, उन भट्टियों में जहाँ कभी बेकरी का काम होता था, हैज़ नॉट हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड, देखिए बुझा देना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटिंग्विश। वो आज भी जल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रेड्स आज भी बनाई जाती हैं। द थर्ड एंड जिंगल, देखिए जिंगल तो मतलब हो गया बजने की आवाज़, जो घंटी की बजने की आवाज़ हो सकती है, किसी झुनझुने की आवाज़ हो सकती है, झनझन की आवाज़ हो सकती है। एंड थर्ड, कोई चीज़ ऊपर से गिरी ज़मीन में थड से आवाज़ आई, मतलब कि जो बेकर्स होते थे वो अपने साथ में एक बम्बू यानी बांस का डंडा लेके चलते थे, तो नीचे उसे ठोकते रहते थे, इनमें थोड़ा सा बाजा टाइप का लगा रहता था, घुनघुना टाइप का, तो आवाज़ करता था जब उसे नीचे मारते थे, झन झन झन, जिससे पता चलता था कि हाँ बेकर आ गया, बेकर आ गया, और लोग बाहर दौड़ते थे। और दूसरा तरीका है कि अब आवाज़ देते रहो तो लोग आएंगे, तो इसलिए थर्ड एंड जिंगल। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू यानी कि बांस, हेराल्डिंग हिज अराइवल, देखिए किसी नए आगमन की सूचना देना, टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग टू हैपन इन फ्यूचर, हेराल्डिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि वो बेकर के आने के अनाउंसमेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो जब वो अपने बांस को ऐसे नीचे ठोकता था और नीचे जो लगे रहते थे उनसे आवाज़ जो होती थी झंझनाने की, तो पता चल जाता था नाउ इट इज़ हेराल्डिंग। चूँकि लिटरेरी पीस है, लिटरेरी पीस में ऐसे यूज़ होते हैं वर्ड्स, तो उसके आने की मॉर्निंग में सूचना मिल जाती थी कि ना बेकर हैज़ कम या कमिंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। देखिए ये आज के, क्योंकि गोवा का जो रूल था वो 400 से ज़्यादा साल का था, तो वही चीज़ों को आज भी फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिशनल हो जाएगी। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हाँ हो सकता है कि पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन उसका बेटा इस पेशे को करता चला आ रहा है। ऑन द फैमिली प्रोफेशन, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन पे ध्यान दीजिए,
कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन, जो पेशा है उनके परिवार का उसे फॉलो अप कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, आज भी नॉन एज फैडर इन गोवा, गोवा में उनको फैडर कहा जाता है, तो वहाँ के लिए टर्म यूज़ होता है बेकर के लिए वहाँ पे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जब हम बचपन में थे, मीन्स कि इसका मतलब ये जो राइटर है ना उसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा, तो जब हम बचपन में थे तो बेकर हमारा फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हमारा साथी हुआ करता था, एंड गाइड, और हमें हमारा मार्गदर्शन भी करता था, मीन्स कि हमें चीज़ों को बताता भी था कि कैसे, अच्छी अच्छी बातें बताता था, मीन्स हमारा गाइड भी था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, लगभग दिन में 2 बार आता था। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, देखिए सेट आउट मतलब आप किसी जर्नी पे निकलते हैं, रवाना होते हैं, तो जब बेकर घर से निकलता था अपने या अपने शॉप से इन द मॉर्निंग, तो पहले वो मॉर्निंग में आता था, ऑन इज सेलिंग राउंड, वो एक चक्कर लगाता था बेचने के लिए, एंड देन अगेन, और उसके बाद दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, तो वो बड़ी बास्केट लेके चलता था, जब वो खाली हो जाती थी तो फिर आता था। अब मान लीजिए कि जो राइटर है उसका घर यहाँ पड़ता है, तो वो बेकर ऐसे जाएगा फिर ऐसे लौटेगा, तो 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, जो रेगुलर विजिटर्स होते हैं घर में, तो बच्चों की उनकी दोस्ती हो जाती है, वो उनका एक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, तो अजनबी जैसा व्यवहार नहीं होता। दैट इज़ द थिंग हेयर। द जिंगलिंग थर्ड, वो जो मैंने आपको बताया पहले, तो वो जो नीचे बांस में जो घुनघुने थे उनको बजाता था, तो जिंगलिंग थर्ड ऑफ इस बेम्बो, वो का सब हम लोग जाग जाते थे उसे सुन के। फ्रॉम स्लीप, सोते रहते थे तो, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, अब तुरंत दौड़ के जाते थे और उसको ग्रीट करते थे। अब जैसे भी बोलते हो भैया, अंकल, जो भी, ग्रीट हिम या नमस्ते या जो भी हो, गुड मॉर्निंग, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, मीन्स कि हम लोग बहुत खुश होते थे, उसके पास तुरंत पहुंचते थे, ऐसा क्यों था, और बहुत खुशी खुशी ग्रीट करते थे। तो ये प्रश्न यहाँ पे है, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो ब्रेड है ना उससे हमें बहुत लगाव था, अरे ब्रेड वाला आ गया अब खाने को मिलेगा, नॉट एट ऑल, ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। द लोब्स वर बॉट बाई सम पास्काइन और बेस्टाइन, देखिए अब ये सरनेम्स हो गए, जैसे मिश्रास, तिवारीज, मौर्यास, गुप्ताज, ऐसे कुछ आप मान सकते हैं। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो महिला जो नौकर होती है घर में, तो उसके लिए यूज़ किया गया है, तो भाई बड़े घर के लोग रहे होंगे, इनके यहाँ नौकर काम करते रहे होंगे। वॉट वी लॉन्ग्ड, लॉन्ग कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर आया है इच्छा के लिए, योर डिज़ायर, तो व्हाट वी लॉन्ग फॉर, अब वो भी थोड़ा डिज़ायर स्ट्रांग हो, तो व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हमें तो भाई ब्रेड बैंगल्स ज़्यादा पसंद थी, जैसा कि आप ये इसमें देख रहे हैं। विच वी चोज केयरफुली, और हम उस भी चुनते थे उसमें से, मतलब ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, देखिए बच्चे तो थे ही। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो वो बहुत ही मीठी ब्रेड होती थी स्पेशल मेक, तो कभी कभी हम ये मान सकते हैं कि हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कभी कभी स्टोरी में कि बैंगल्स की जगह या बैंगल जो ब्रेड बैंगल्स होती थी तो उनको थोड़ा चेंज करके एक स्पेशल मेक बना के लेके आते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, अच्छा उसकी एंट्री म्यूजिकल होती थी, ऑन द सीन विद झंग झंग, तो मैंने आपको बताया जो बैम्बू होता था और कैसे उसको बजाता था। साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, स्टाफ यहाँ छड़ी आप ले सकते हैं, जो हाथ में लिए रहता था वो स्टिक, तो झनझनाते हुए जैसे ही वो पटकता था उसे थड के साथ ज़मीन पर आवाज़ होती थी। और गांव में जो बच्चे रहते होंगे उन्हें याद होगा कि किस प्रकार से कोई गांव में आइसक्रीम बेचने वाला आता है या कोई सामान बेचने वाला होता है, तो एक भोंपू टाइप का होता है उसके पास, तो उसे वो बजाता है भूं भूं। तो ये सब तरीके होते हैं टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर अराइवल। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ में बास्केट होती थी, ऑन हिज हेड, वो भी सिर पर रखे हुए, एंड अदर बैंग द बैम्बू, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को बजाता था, नीचे बैंग करता था। ऑन द ग्राउंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, अच्छा जिस घर में जाता था उस घर की जो औरतें निकलती थी विद गुड मॉर्निंग, पहले उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था, एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, उसके बाद उसी बैम्बू जिसे वो बजाता था उसको उसी के ऊपर वो अपनी बास्केट को रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, अच्छा हम लोगों को इधर उधर कर देता, हटाओ 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 बगल, विद माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मतलब डांटना होता है, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्का, तो बहुत प्यार से डांटते हुए, हटो बच्चों, अब उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं मार पड़ने वाली है। एंड द लॉब्स वुड बी डिलीवर्ड, और उसके बाद जो ब्रेड की जो पीसेज होती थी वो दे दी जाती थी सर्वेंट्स को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं थे। गिव अप मतलब कि हमें हटा दिया गया बगल से तो क्या हो गया, हम यहाँ वहाँ से ताक झाँक करेंगे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट, तो भाई हम छोटे थे तो दिखाई नहीं देता था क्योंकि बैम्बू जो है वो उसके ऊपर वो टोकरी रखी होती थी, बड़े लोग तो वहाँ तक उनकी रीच थी, उनकी हाइट थी उतनी, तो हम लोग कभी बेंच पे चढ़ जाते थे, कभी पैरापेट मतलब कोई भी रेलिंग हो या थोड़ा ऊंचा स्थान हो तो वहाँ पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू, झांकने की कोशिश करते थे बास्केट में क्या है, तो जब ऊंचाई पे चले जाएंगे तो दिखाई देगा। सम हाउ
समहाउ मतलब किसी तरह से वी ट्राइड, बच्चों की यही कोशिशें होती हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे अभी भी याद है। द टिपिकल फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मतलब सुगंध, दुर्गंध के लिए फ्रेगरेंस नहीं आती है। ऑफ दोज लॉव्स, उनकी महक मुझे आज भी याद है। आखिर वो सेंकी जाती थी ना, बेक की जाती थी, तो उनमें एक फ्रेगरेंस होगी। रिकॉल मतलब याद करना पुरानी चीज़ को। लॉव्स फॉर द एल्डर्स, कि कुछ तो लॉव्स एल्डर्स के लिए होती थी, बड़े लोगों के लिए होती थी, जो घर के लोग होते थे ना। बैंगल्स फॉर द किड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आउट टीथ, तब तो हमें अपने टीथ को ब्रश करना भी याद नहीं रहता था। अरे देखा जाएगा, पहले बैंगल्स को खाओ। और वॉश और माउस, और मुँह को साफ़ करने का भी हमें कोई परवाह नहीं होती थी प्रॉपरली, मतलब ऐसे ही मुँह साफ़ कर लिया। आज भी ऐसे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा वॉश ना किया जाए ना तो बस यहाँ वहाँ छिट्टा मारा, हाथ साफ़ हो गया, मुंह साफ़ हो गया, ब्रश हो गया। एंड वाई शुड बी, और अच्छा हम करें भी क्यों इसकी चिंता, मतलब कि ठीक से टूथ ब्रश करें, हाथ धोएं। हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, अच्छा उस समय जैसे मैंगो की लीफ, उसके पत्ती को तोड़ना फॉर द टूथ ब्रश, और उससे टूथ ब्रश करना। अब जो भी मैं तो यहाँ एक्सप्लेन क्या करूँ इसको, इतना तो जानता हूँ कि नीम की दतुईन की जाती है, बबूल की दतुईन की जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंगो लीफ के बारे में है। तो उसको चबाना, उससे थोड़ा सा हाथ ओथ से दांत साफ करना, जो भी रहा हो तरीका। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, अच्छा अब बच्चे हैं तो प्रश्न कर रहे हैं इसकी ज़रूरत भी क्या है दांत साफ करने की। ऑल द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अगर जो टाइगर होते हैं वो कभी अपने दांत साफ करते हैं, कभी नहीं। हॉट टी और गरम गरम चाय कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, जब वो मुंह में जाएगी तो सब कुछ साफ़ कर देगी नाइसली। आफ्टर ऑल, आफ्टर मतलब कुल मिलाकर जब हम चाय पियेंगे तो अंत में तो साफ़ कर ही देगी। ये बच्चों का अपना लॉजिक है। अच्छा जब ये बच्चे जब बड़ों को बताते होंगे ना तो एक थप्पड़ भी पड़ता होगा, गाल तक आके थप्पड़ क्या पड़ता होगा, बस ऐसे ही डराने के लिए मार देंगे अभी बकवास करोगे तो। वी प्रोसीड फर्दर। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट के, इनके लिए अलग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, अगर शादी का समय है और आप उपहार देना चाहते हैं, कोई भी उपहार देने की जो परंपरा अधूरी है, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब ये ब्रेड की वैरायटी है। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, तो आप किसी को पार्टी देते हैं, पार्टी कंसेप्ट तो अंग्रेज़ लेके आए हमारे यहाँ। और अ फीस्ट, इसको हिंदी में हम भोज कह सकते हैं। कोई प्रयोजन होता है तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं आपके यहाँ खाते हैं। लूजेज इट्स चार्म, चार्म मतलब आकर्षण, अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन नहीं रहता अगर ब्रेड ना हो उस फीस्ट में, उस पार्टी में। इसको आप ऐसे ले लीजिए जैसे आप कहते हैं भाई सब कुछ ठीक है लेकिन वो ना हो तो फिर कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती। कि आप कुछ भी जतन कर लीजिए लेकिन कोई एक ऐसा आइटम है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर नहीं है साथ में, तो आप कहेंगे भाई अधूरापन महसूस हो रहा है। तो ब्रेड के बिना कोई भी पार्टी, कोई भी फीस्ट अधूरी मानी जाती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी गाँव के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, अब जैसे जो लेडी घर की मतलब जो औरतें हैं जो किचन संभालती हैं, तो उन्हें सैंडविचेस बनाने हैं, तो उन्हें बनाने हैं कब, किस मौके पे, ओकेज़न, अगर उनकी बच्ची की, उनकी बेटी की अगर इंगेजमेंट है। केक्स एंड बोलिनाज, तो ये कोकोनट कुकीज़ है। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, तो क्रिसमस पर मतलब इंगेजमेंट में ये हो गया या क्रिसमस का समय हो तो केक्स एंड बोलिनाज की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स या और कोई त्यौहार हो, ये सब बेकरी से रिलेटेड हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, तो बेकर को बुलाया जाता था, वो अपनी भट्टी तैयार करता था और इनको तैयार करता था। आज आप खाने जाते हैं और आप बुफे सिस्टम में जाते हैं तो आपने देखा होगा किस प्रकार से भट्टी जलती रहती है और उसमें गोल गोल रोटियां सेकता रहता है, अंदर डालता है फिर बाहर निकलता है, अंदर डालता है फिर बाहर निकलता है रोटियों को, तो ये भट्टी हो गई आपकी। तो इसी प्रकार से शादी ब्याह के मौके पे, बड़े भोज के मौके पर वो भट्टियाँ वहीं लगाते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, तो वो जो ड्रेस पहनते थे उसे कबाई कहा जाता था। पिक्यूलियर मीन्स कि जो अजीब सा हो, नॉर्मल ना हो, रेगुलर ना हो, अनोखा। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप का था। आज तो फ्रॉक पहनते नहीं लोग, लेकिन एक समय लड़कियों का फ्रॉक एक बहुत ही ड्रेस अच्छा माना जाता था, जो इस टाइप का होता था, नीचे तक थोड़ा सा निकला हुआ, और इसे पहना जाता था। अच्छी खासी यहाँ पे ट्रिमिंग सजाई जाती थी बच्चे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है फ़िलहाल, बहुत कम छोटे बच्चे वाले पहनते हो, लेकिन बड़ी लड़कियाँ भी पहना करती थी। तो शॉर्ट फ्रॉक टाइप का था, रीचिंग डाउन टू द नीज तक जाता था वो। इन आवर चाइल्डहुड, जब हम बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, तो हम देखते थे कि जो बेकर्स थे वो शर्ट पहनते थे एंड ट्राउजर्स पहनते थे विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, तो वो जो शर्ट पहनते थे उसके नीचे जो ट्राउज़र पहनते थे वो फुल लेंथ की ट्राउज़र नहीं होती थी, वो हाफ पैंट टाइप की होती थी जो नी तक आती थी।
इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो आज हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो नीज के बस नीचे तक जाती, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो उसे देखकर आज भी लोग कह देते हैं ये तो पैडर की तरह इसने कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, अच्छा रोजाना पैसे नहीं लेता था वो, महीने के अंत में पैसे लेता था, जैसे आपके यहाँ दूध वाला दूध देता है तो आप महीने में उसे पे करते हैं। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, अच्छा अकाउंट कहाँ रखा जाता था, पेंसिल से किसी वॉल वगैरह पर लिख दिया या कैलेंडर में लिख दिया। बेकिंग वाज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अच्छा उस समय बेकिंग मतलब ब्रेड बनाने का जो काम था वो बहुत ही फ़ायदेमंद पेशा था उस वक्त, ओल्ड एज में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर की फैमिली कभी भी भूखों नहीं मरती थी, मतलब अच्छी इनकम होती थी। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, जो उसके परिवार वाले लोग थे, अच्छा उनके यहाँ जो लोग काम करते थे वो खुश रहते थे और समृद्ध थे, मतलब अच्छा जीवन जीते थे। देयर प्लम्प, देखिए थोड़ा सा फूला हुआ मोटा गोल मटोल फिजिक, जो शरीर की बनावट है। वाज एन ओपन टेस्टिमनी, टेस्टी मतलब जो किसी चीज़ के सबूत के तौर पे हम पेश करते हैं, देखो भाई दीज आर द एविडेंसेस कि मैंने जो कहा था वो सही है। तो टेस्टिमनी टू हिज, और यहाँ प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल हुआ, इसे ध्यान दीजिए, टेस्टिमनी टू। यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट करेक्टर और क्वालिटी, तो किसी के बारे में हम पब्लिक के बीच में जो बातें करते हैं कि भाई उसके बारे में ये बातें हैं, तो उसकी टेस्टिमोनियल एविडेंसेस होते हैं कि हाँ वो इस तरह का, मतलब जब हम ये कहते हैं कि भाई वो आदमी ऐसा है तो उसकी टेस्टिमनी है, अच्छा है या बुरा है। तो जो बेकर्स थे उस समय थोड़ा सा गोल मटोल मोटे होते थे, इसका मतलब यह है कि खाते पीते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट किसे कहा जाता है, कटहल को कहा जाता है। तो जैसे कटहल होता है खूब हैवी और मोटा सा, तो उसके लिए बताया गया कि उनकी फिजिकल जो बिल्ड थी वो खूब अच्छी खासी मोटी तगड़ी होती थी, एज इजली कम्पेयर टू अ बेकर। तो आज भी कोई व्यक्ति इस तरह का मिल जाता है वहाँ पर तो कहते हैं ये तो बेकर टाइप का है। आपने हलवाई की दुकान में देखा होगा, जो हलवाई काम करता है भट्टी के सामने बैठता है उसका पेट खूब निकला रहता है, कहते हैं हलवाई की तरह पेट फूला हुआ है, ऐसे हम तुलना करते हैं। तो उसी प्रकार से ये इस तरह की जो फोक बातें यहाँ पर बताई गई हैं यहाँ पे कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो उसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे कनेक्ट होइए हमारे सोशल कनेक्ट पॉइंट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन, योर अजीत सर सेइंग गुड बाय।